जरूरत थी वो हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये कम से कम 2-3 सालों में उभरती हुई ये छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहरों में पहुंच जाएंगे हम। जी तो जी छत्तीसगढ़ संगठन की ओर काम कर रहा है, संगठन मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ गांव में मजबूत हो रहा है। जी जी इसका शुरुआत हमने सरगुजा, कोरिया जिला, सरगुजा जिला, पेंड्रा, रायगढ़ जिला, शक्ति जिला, बलरामपुर जिला, इस पे ज्यादा काम फोकस किए हैं। और धीरे धीरे अभी हमारे रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, साथ ही साथ कांकेर, धमतरी, दुर्ग जिले के अंदर अंदर गांव में काम कर रहे हैं। तो इसका भविष्य एक दिन बहुत उज्जवल रहेगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में, क्योंकि आदिवासी से अधिकतर आदिवासी जुड़े हैं। अब सामान्य आदमी जो जी दूसरी जाति के हैं वो भी इससे जुड़ने लगे हैं, क्योंकि दादाजी का पैगाम था कि मन के एक समान, जैसा कि हमारे गुरु घासीदास जी ने भी यही संदेश दिया था कि मन के एक समान, वैसे ही हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय हीरा सिंह मरकाम, उन्होंने मन के एक समान, उनके आचार विचारों को हम गांव तक पहुंचा रहे हैं। वो तो नहीं रहे हमारे साथ हीरा सिंह मरकाम जी, लेकिन उनके आचार विचार आज भी हमारे साथ है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अजय जी, अब कहा जा रहा है, सुर्खियों में है बात कि नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या रणनीति होगी इन चुनावों को लेकर के, क्योंकि देखा यह जाता है कि आमतौर पर इन चुनावों से आपकी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दूर जाती है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके पार्टी के जो कैडर हैं, हजारों लाखों लोग, वे किस संदेश का इंतजार करें या क्या परिस्थितियां मोड़ लेंगी? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गांवों की तरफ ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जागरूकता, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस शहरों में ना होकर गांव में, तो हम सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बल्कि ना शहरों की बजाय, क्योंकि शहरों में अभी हम उतनी धमक अपनी नहीं दे पाए और हम लोग गांव में काम कर रहे हैं। तो हमारा फोकस मेन जो रहेगा पार्षद चुनाव में, लेकिन उतना भव्य तरीके से रहेगा जितना हम सरपंच, पंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में करेंगे। लेकिन हम यहाँ रायपुर शहर में या सारे नगरीय निकाय में चुनाव लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम उतने दमदारी से लड़ पाएंगे जितना हम दूसरे चुनाव में करेंगे। जी जी जी, मेरी जैसे कि कुछ कार्यकर्ताओं से, और जब हम ग्रामीण अंचल में जाते हैं और जन जन से जब बात होती है, तो बात आती है कि जैसा कि आपने बताया भी कि पार्टी जो है ग्रामीण अंचल में अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसी का उलट शहर में ऐसा क्यों आखिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शहरी क्षेत्र में मतदाताओं के बीच नहीं पहुंच पा रही है, अपने संदेश को नहीं पहुंचा पा रही है, और जो चुनाव है उनको फेस करने से भी बच रही है? बच नहीं रही, खड़े होंगे, लेकिन हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि शहरों में वाकई में कमजोर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इस चीज से मैं नकार नहीं सकता हूं। उसका कारण एक है, लोग यहाँ पर जो भी हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनको दूसरी छोटी पार्टियों के बजाय बड़ी पार्टियां ज्यादा दमदारी से, पैसे के दम पे, दारू के दम पे, साड़ी विषय के दम पर ये चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि चुनाव में सबको मालूम है कि चुनाव चाहिए तो आपको ये बिल्कुल होना चाहिए, आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। आप कितना भी 5 साल काम कर लीजिए शहरों में, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरी के 2 दिन ही चुनाव होता है, जिसमें दारू, कंबल, बिछिया, साड़ी, जो जितने तरीके के प्रलोभन है वो होते हैं। तो जितना 5 साल आप काम कर लो तो जनता उसको नकार देती है। जो आखिरी के 2 दिन है जी, उसी में पूरा खेल होता है।
जी जी तो इसलिए अभी हम उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे शहरों में उस लेवल पे खर्चा कर सकें, इसलिए हम लोग शहरों में काफी पीछे हैं, स्वीकारता हूँ। लेकिन गांव में हम मजबूत हैं, हम वहीं से करेंगे और वहां से बढ़ते हुए हम शहरों की तरफ आएंगे। जैसा कि आपने चकोड़े जी कहा कि हमारी स्थिति वह नहीं है, कमजोर स्थिति है, तो क्या कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपके प्रत्याशी मजबूत हालात में होंगे तो वह भी वही करेंगे जो आज कांग्रेस और भाजपा कर रही है? देखिए, विचारों को लेकर चल रहे हैं, विचारों को लेकर तो गांधी के विचारों को लेकर तो कांग्रेस पार्टी भी चली। जी 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 भाजपा भी किसी विचारधारा को लेकर चल रही थी, हेडगेवार जी का। जी लेकिन आज वो भी कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? आप देखिए, विचारधारा अच्छी होती है, लोग खराब मिल जाते हैं, और जब लोग खराब मिलते हैं तो राजनीति भी खराब होती है। जी तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि हम भी साफ सुथरे होंगे, लेकिन अभी तक तो विचारधारा सही, और उम्मीद ये करती है और आशा पे दुनिया टिकी हुई है कि अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छा काम होगा। जी जी अच्छा, जैसे कि हर एक पार्टी, कोरोना गणतंत्र पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ती है, लोकसभा चुनाव भी लड़ती है, तो आखिर ये सारे चुनाव तो शहर में भी मतदाता होते हैं, वहां से भी वोट मिलते हैं आपको। हाँ हाँ। तो ऐसे में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उससे परहेज क्यों कर रहे हैं आप लोग? परहेज नहीं कर रहे हैं, परहेज कहाँ, मैंने ये कहा हम उस मजबूती में नहीं है जी, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। जी 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 आर्थिक मजबूती हमारे पास शहरों में नहीं है, हमारे पास प्रत्याशी आर्थिक मजबूती, यदि कोई जरूर आर्थिक मजबूत प्रत्याशी होगा तो आप देखिएगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का रुख किस ओर होगा। हम पीछे नहीं लड़ेंगे, चुनाव नगरीय निकाय भी लड़ेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि सारा चुनाव आजकल पैसों के खेल में होता है और हम पैसे में आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं। दौड़ में जरूर भाग लेते हैं, हाँ ये जरूर मानेंगे कि पीछे रह जाते हैं। जी 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 महोदय, कृपया एक हमारा प्रश्न यह भी है आपसे, तुलेश्वर सिंह मरकाम जी विधायक बने हैं, 1 वर्ष हो गया उनका, विधानसभा में और क्षेत्र में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या समीक्षा की है आप लोगों ने? कृपया उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हम लोग हर महीने क्योंकि एक विधानसभा सीट जीते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अगली बार कम से कम 5 से 7 सीट हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हर महीने हमारी मीटिंग होती है और विभिन्न जगहों से विभिन्न सारी समस्याएं आती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कहां पर क्या कर सकते हैं। सबके अपने अपने सुझाव होते हैं। हम लोग रायपुर से जाते हैं, चूंकि उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कई समस्याएं आती है, उस क्षेत्र के कई लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। जी जी कुछ दूसरे और कई कारण थे, तो उनकी समस्याओं को हम वहीं के वहीं कैसे सॉल्व करें? क्यों उनको वहां पाली तानाखार से लोगों को ये रायपुर आना पड़ता है? क्या है कि वहां से मैसेज करने हो तो हम यहाँ पे काम कर सके, वहां से उतना प्रॉपर मैसेज करने नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसके लिए रायपुर में काम नहीं कर पाते, उसको स्वयं आना पड़ता है। यदि वहां से बराबर मैसेज दें, पेपर भेजें तो हम यहाँ फॉलो करें। आदमी को हम रायपुर आना ही नहीं देना चाहते कि उनकी समस्या वहीं खत्म हो, ये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें जहां कमी होती जा रही है उसको सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 और परफॉर्मेंस की रही बात, तो आपसे ज्यादा बेहतर, पत्रकारों से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कार्यकर्ता तो हमेशा अपनी बड़ाई करेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति तो आप ही लोग बता पाएंगे। जी जी चलिए, धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। आपकी भी निगाह उसी तरह तेज है जैसी मीडिया की होती है, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, वो नहीं है ना, वो तो आप बताएंगे। जी जी अगला हमारा सवाल यह है आपसे जी। विष्णुदेव साय की सरकार को 1 साल हो गया है, हाँ, उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? कैसा कामकाज है उनका? देखिए, विष्णुदेव साय जी बने जरूर हैं, लेकिन डिसीजन क्या हो रहा मालूम है आपको? क्राइम रेट की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ आप देखेंगे औद्योगिक सुरक्षा की दृष्टि से कारखानों में रोजाना घटनाएं हो रही है।
अभी आपको परसों ही मालूम पड़ा होगा, अविनाश बिल्डर का इतना बड़ा 4 या 6 मंजिला इमारत गिर गई, उसमें 3 से 4 लोग मारे गए। लगातार बढ़ती हुई पत्रकार सुरक्षा का मुद्दा। अभी हमारे एक साथी जो थे पत्रकार महोदय मुकेश चंद्राकर जी, उनकी हत्या की गई सुरेश चंद्राकर जी द्वारा, जिसमें कृष्णदेव साय जी ने SIT का गठन किया और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। ऐसा हो गया वैसा हो गया कुल मिला के। लेकिन पत्रकारों की आवाजों को दबाया जा रहा है लगातार। आज पत्रकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मैं नेशनल की बात नहीं करूंगा, लेकिन पत्रकार छत्तीसगढ़ के काफी अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने करीब 4 से 5 साल पहले पत्रकार सुरक्षा के लिए आवाज उठाया था, और उस समय पत्रकार थी नाहिदा कुरैशी और मैं और 2-3 पत्रकार और मिलकर हम लोग ने बुढ़ा तालाब में पत्रकार सुरक्षा के लिए हमने आंदोलन किया था, धरने पे बैठे थे, मैं भी बैठा उनके साथ में। लेकिन आज फिर भी उसके बावजूद भी भूपेश बघेल सरकार ने मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 में पास किया, विधानसभा में भी पारित हो गया, राजभवन से भी ओके हो गया, लेकिन न जाने क्यों आज तक उसका कार्यपालन या एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो शायद सरकार को देखना चाहिए कि जब चौथा स्तंभ ही गंभीर स्थिति में है, तो आगे किसी आम जन की बारे में क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो पत्रकार जो उनका चौथा स्तंभ है उसको ठीक कर लें, उनकी सुरक्षा दें, तब जाके वो काम कर पाएंगे ना। जब वही काम नहीं करेंगे, वही विष्णुदेव साय के ऊपर सवाल नहीं उठा पाएंगे, फिर तो सब तालियां बजाते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। भाई आवाज उठाने वाला, सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाला कौन होगा? पत्रकार ही होगा। जब वही आवाज नहीं उठाएगा, उसी का मन में डर रहेगा, तो चौथा स्तंभ किस काम का रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं शायद सरकार से तो यही चाहूंगा कि जितने भी मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 जो विधानसभा से पारित किया गया उसको लागू करें, केवल पेपरों में ना रखें। जब हमारा चौथा स्तंभ काम करेगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें, यहाँ तक कि ग्रामीण सुविधाएं, जन सुविधाएं, दवाइयों की दिक्कत, हॉस्पिटल की दिक्कत, राशन दुकानों की दिक्कत, ये सारी दिक्कतें दूर होगी जब हमारा चौथा स्तंभ काम करेगा, तभी होगी। आप चौथे स्तंभ को किसी भी चीज में नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि चौथा स्तंभ है तभी प्रशासन काम करता है। उनकी खामियों को दिखाने वाला चौथा स्तंभ है। यदि चौथा स्तंभ हट गया तो मैं ये सोचता हूं कि यहाँ पे अराजकता आ जाएगी, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद आपका। आपके विचार सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। अगला हमारा सवाल यह है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों का बहुतायत है हमारे छत्तीसगढ़ में। ऐसे में आप क्या देखते हैं अभी जो वर्तमान में आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में 32% जनता जी आदिवासी समाज से है, नो डाउट है। लेकिन आदिवासियों के हितों में बनाया गया 5वीं अनुसूची जो संविधान में बनाई गई थी, उसको आज तक लागू नहीं किया गया है। उसके बाद भूपेश सरकार ने जरूर संशोधित फिर से उसी विधेयक 5वीं अनुसूची को लागू करने का प्रयत्न किया, विधायक हो गया, ये हो गया, लेकिन वैसे ही हो गया जैसे पत्रकार सुरक्षा को लेकर बनाया गया 2023 पारित किया गया, राजभवन से भी हो गया, वैसे ही ये रहा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची ये बोलती है कि ग्राम सभा सबसे बड़ा है, और 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में कारखाने नहीं लगाए जाएंगे। 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण होगा। बगैर उनकी अनुमति के कोई भी चीजें, यहां तक कि पुलिस का भी शासन नहीं चलेगा, क्योंकि वहां की सूची पूरा चीज गांव के हाथों में। लेकिन आज तक लोग 5वीं अनुसूची को जाने ही नहीं है, ना लागू करते हैं। किताबों में, संविधान में सब लिखा हुआ है, लेकिन लागू कोई नहीं करते हैं। यदि दम है विष्णुदेव सरकार में अपने आदिवासी लोगों के लिए हित में काम करना है, तो 5वीं सूची को लागू क्यों नहीं करते? लागू करिए, फिर देखिए आदिवासी समाज कहां से कहां जाएगा। आज पिछड़ा हुआ इसीलिए है
क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में ही पूरे कोल माइंस वहीं पर है। आप रायगढ़ का क्षेत्र देखिए, माइंस पूरी वहीं पर है। आप इधर आ जाइए, बड़ौदा बाजार का भी जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें लाइम स्टोन है। आप बस्तर चले जाइए, वहां लोहे का भंडार पूरा आदिवासी क्षेत्रों में है। जब पूरा सब कुछ आदिवासी के हाथों में है, लोग वहां पे कंपनियां जा जाके जमीनें खरीद रही है, गरीबों की जमीन होने पौने खरीद रही है। एक एक एकड़ से 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लाइम स्टोन निकलता है। ये उनको 10 लाख रुपए में देके खरीद लेती है, ना उनको रॉयल्टी देती है। तो विष्णु सरकार को चाहिए कि इन लोगों के ऊपर काम करें, 5वीं अनुसूची लागू करें, आदिवासियों के ऊपर काम करें। अरे किसी और का नहीं तो कम से कम आदिवासियों को तो भला कर लो। शायद सरकार काम ही नहीं कर रही है। 5वीं अनुसूची लागू करवाएं, फिर देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति, हमारे आदिवासियों की स्थिति जरूर उठेगी। मैं ऐसा सोचता हूँ। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस आती है तो वो भी लागू नहीं कर रही है 5वीं अनुसूची, भाजपा आ रही है वो भी लागू नहीं कर रही है। आखिर कब इसे लागू किया जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए वो तो ये बड़ा दुख का बात है और बहुत ही मतलब अपने आप को कहने में बुरा भी लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ माइंस मिनरल्स छत्तीसगढ़ के होने के पास भी, उनमें आदिवासियों के होने के पास भी उनको औने पौने दिन जमीनें लेकर करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और शासन कंपनियों का साथ देती है, आदिवासी भाइयों को नहीं देती है। बड़ा दुख का विषय है ये। आप जाके देखिएगा बस्तर की स्थिति, गांव गांव में, आप जगदलपुर को छोड़िए, जगदलपुर से अंदर जाइए, आप यही चीजों को रायगढ़ के अंदर जाकर देखिए, आदिवासियों की स्थिति क्या बना कर रख दी है। रायगढ़ तो ऐसा बना दिया है इन लोगों ने, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, वहां तो फैक्ट्री लगना चाहिए, उसको तो ऐसा बना दिया है कि छत्तीसगढ़ का नरक बना दिया है। इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा आदमी का चलना मुश्किल है। आप जाएंगे 25 किलोमीटर यदि बाइक में तो आपका चेहरा घर वाले नहीं पहचानेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। जी जी। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है और इसको कोई भी सरकार ठीक नहीं करना चाहती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों जो है कंपनियों के पांव चाट रही है, कंपनी मालिकों के पांव चाट रही है और धड़ाधड़ परमिशन के ऊपर परमिशन दिए जा रही है। वहां पर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है स्पेशल अडानी के लिए, रायगढ़ से लेकर डोंगरगढ़ तक। ये सब क्या है? कोयला ढोने के लिए है, अर्जन किया जा रहा है भूमियों का। ये बताइए किसी प्राइवेट आदमी के लिए अर्जन कर रहे हैं तो ये भू अर्जन लग सकता है क्या? अनिवार्यता कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे अर्जन होता है छत्तीसगढ़ में। यदि किसी प्राइवेट फैक्ट्री के लिए रेलवे लाइन चाहिए तो अर्जन होता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए कभी भी सरकार जो है भू अर्जन की कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत फायदे के लिए, किसी कंपनी के लिए भू अर्जन का काम होता है। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे इतनी भर्राशाही चल रही है। आज भी कम से कम 10 से 15 रेलवे लाइन की स्वीकृति के लिए लगे हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों से जाएंगे और उसका भू अर्जन होता है। उन गरीब आदिवासियों की जमीन के ऊपर से भू अर्जन होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें शासन प्रशासन सब मिलके उन आदिवासियों को मार कूट डाल के, जबकि नियम सबको मालूम है, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार को मालूम है कि किसी निजी काम के लिए, किसी निजी व्यक्ति के लिए कभी भी भू अर्जन नहीं लगता। हाँ, यदि कोई सार्वजनिक रोड है या रेलवे लाइन है बिल्कुल मिलेगा, लेकिन निजी के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निजी फायदे के लिए भू अर्जन लगाकर उसमें रेलवे लाइन रोड बनाया जाता है। बहुत दयनीय स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की। अजय चकोले जी, आपने बहुत ही मार्मिक बात कही है। मैं आपको शायद बताऊं, आपकी जानकारी में भी होगा कि आज है 12 जनवरी और आज के दिन कोरबा में गौतम अडानी का आने का समाचार था, आए भी होंगे। और आपने बहुत ही बड़ी बात कही है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अजय जी कि जो अडानी जी आए, आज जो उनका आगमन के पीछे का क्या परिदृश्य देखते हैं आप? बहुत कुछ तो आपने बताया है, कुछ हम चाहते हैं आप और खुलासा करें। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रेम नगर
एरिया जो कि कोरिया जिले में आता है, ऊपर से चालू करता हूँ। छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक, प्रेम नगर कोल ब्लॉक अडानी को दे दिया गया जी। उसके बाद नीचे आ गया रायगढ़ में गारे पलमा 4, गारे पलमा 2 कोल ब्लॉक अडानी जी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और नीचे उतरिए जी। अब आप आ जाइए अंबुजा सीमेंट अर्जुनी जिला बलौदाबाजार भाटापारा, अंबुजा सीमेंट हो गया अडानी सीमेंट जी। उसके बाद थोड़ा और नीचे उतरिए तिल्दा आ जाइए जी। तिल्दा में पहले जो जीएमआर पावर प्लांट होता था आज हो गया अडानी पावर प्लांट जी। जी। अब थोड़ा आप नीचे चले, अब हम चलते हैं दिल्ली राजहरा, वहां का माइंस अडानी। जी। अब आ गए लोहा नीचे नगरनार के पास माइंस अडानी। जी। तो पूरा छत्तीसगढ़ ही बेच देंगे क्या इन लोग अडानी के नाम में? मैं तो ये बोलता हूँ कि एक दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम हो जाएगा अडानी प्रदेश। पूरे देश को बेच रहे हैं इन लोग और अडानी खरीद रहे हैं। यहाँ पे कंपनियों की दुर्दशा बना दे रहे हैं, उनको ऑर्डर नहीं देके बिजली का, उसको उसकी कीमत को गिरा के अडानी को बेच रहे हैं। ऐसा खेल चल रहा है यहाँ पर जी। पूरा। ये तो खेल मैं अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये खेल तो पूरे देश में चल रहा है कि कंपनियों को सिक करो, बीमार करो और उसको अडानी को भिजवाओ और बैंक का पैसा ना पटा पाए तो औने पौने में कंपनी अडानी को बेची और निकल जाए और फिर अडानी गवर्नमेंट से ऑर्डर लेके उसको माल सप्लाई करे, बिजली सप्लाई करे, जो करना है करे और भरपूर लाभ कमाए। तो कंपनियों को सिक बना के बीमार बना के बेचना बना देना प्रशासन का काम और प्रशासन का काम उसी फैक्ट्री को अडानी को औने पौने भागों में बांटू नीलाम कर देना। ये खेल हो रहा है छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे को मालूम है तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगा, देश की तो बात नहीं करूंगा। ये है अडानी जी आए तो जो 2-4 तो फैक्ट्री और देखेंगे उनको भी खरीदेंगे। कोरबा आ रहे हैं, मतलब कोरबा के बाद जो भी शासकीय प्राइवेट जैसे वहां पर लैंको अमरकंटक है, हाँ हाँ वो तो और लैंको भी चला गया, सॉरी वो तो बनाना ही भूल गया मैं, वो भी चला गया, लैंको भी चला गया। लो और तो वहां पर और सीएसईबी का जो पावर प्लांट है उसको खरीदने का पावर चल रहा होगा। जी जी। और कोयले की जब पावर प्लांट जाएगा तो उसको अलॉटेड माइंस भी चली जाएगी, माइंस कोल माइंस। जी जी जी। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। जी जी, यह सब हो रहा है और ऐसा लगता है कि एक कुंभकर्णी निंदा में पूरा देश सोया हुआ है, अनदेखी कर रहा है। और नरेंद्र मोदी के जो ये अडानी हैं लगातार पूरे देश की महत्वपूर्ण संपदा को खरीदते चले जा रहे हैं। वाकई बेहद दुखद है और आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से इस पर प्रकाश डाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं चौगोले जी। इसके साथ ही हम आपसे आगे बात को बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहते हैं महोदय कि बीच में कुछ प्रोजेक्ट और आने वाले थे हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संस्कृति को लेकर के, और आपने वहां अपनी भूमिका भी निभाई और आपके वक्तव्य भाषण भी सुनने को मिले हैं हम लोगों को। कृपया उस पर प्रकाश डालें। देखिए क्या है कि प्लांटों का विरोध करना लाजिमी होता जा रहा है क्योंकि प्रदूषण के काफी मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में अभी हमारे खास तौर पर रायपुर क्षेत्र के आसपास, क्योंकि मैं रायपुर में रहता हूं तो मेरे को मालूम है कि मेरी छतों में रोज काला धूल जमता है, वो आपके भी जमता होगा, सभी क्या होता है क्योंकि ठंड में धुएं के कारण जो है नमी पाने के कारण नीचे बैठ जाते हैं तो पूरा काला कोरा प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा कि हम जो है अब यहाँ पर रायपुर शहर के आसपास किसी भी नए संयंत्र को लगने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया निर्णय, सबने खुशी जाहिर किया कि अच्छा निर्णय है और हमने भी खुशी जाहिर किया, नहीं ये अच्छा निर्णय है। लेकिन प्लांटों ने नया आइडिया खोज लिया अब कि चलो तुम नए का नहीं दोगे, हम अपने ही प्लांट का विस्तारीकरण कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उतने ही क्षेत्र में और मशीनें लगाने का प्लान कर दिया।
तो इन्होंने नया तरीका इजाद कर लिया, प्लांट का विस्तारीकरण करो और प्रदूषण खूब फैलाओ। अब क्योंकि शासन तो बोलता है कि नए प्लांट नहीं लगना, हम नया थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो अपने प्लांट का विस्तारीकरण कर रहे हैं। इस तरीके से प्रदूषण फिर से बढ़ाने का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग इनको स्वीकृति दिला रहा है और ये ले रहे हैं। जबकि मैंने अभी सर जितनी भी जगह है मैंने भारी आवाज उठाया है कि भाई हम आपका जितना भी प्लांट है, मैं इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं छोड़ता, अभी जैसे अल्ट्राटेक का प्लांट हुआ और अभी कई सारे तिल्दा में प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सड़क बन रही है, आपको भी मालूम होगा। अधिकतर ग्रामों की सड़कें जो है प्रधानमंत्री की सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत बनी है जी। उस सड़क की क्षमता होती है 12 टन लोड सहने की जी। वो मात्र 12 टन लोड सह सकता है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री की परमिशन दिया जाता है जिसमें 35 से 40 टन के ट्रक चलते हैं। अब आप बताइए 35 से 40 टन का ट्रक चलेगा तो उस रोड की हालत क्या होगी? वो रोड की हालत ऐसी हो जाएगी बिल्कुल मरे हुए जैसी। यदि गांव में किसी को चाहिए एम्बुलेंस, गांव में पहुंचाना हो दवाइयां, किसी के घर में कोई कार्यक्रम हो, आदमी आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी चौड़ाई ही इतनी कम होती है कि एक ट्रक गुजर जाए तो कोई आदमी बाजू से जा ही नहीं सकता। और जब ट्रक इस लोड के जाएंगे तो ट्रेन पूरे सड़क की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो मैं तो छत्तीसगढ़ शासन को भी मैंने ये लिखा है कि आप 12 टन में आप इसको डायवर्सन की वो कैसे करते हो, डायवर्सन भूमि का? आपको तो भूमि का डायवर्सन ही नहीं करना चाहिए। एसडीएम को भी बोलता हूँ, कलेक्टर को भी बोलता हूँ, साथ ही साथ पर्यावरण विभाग को बोलता हूँ कि आप लोग ऐसी स्वीकृति पास कैसे करा लेते हैं जहां पर रोड ही नहीं है। या तो ये बोलो कि आपको परमिशन देना है तो आपको यहां से लेके जहां तक नेशनल हाईवे नहीं वहां तक आपको मेंटेनेंस करना होगा, रोड बनाना होगा, तो परमिशन दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। 12 टन की कैपेसिटी के उसमें प्रधानमंत्री गरीब सहयोग योजना में 40 टन के रोड ट्रकों को चलाने की अनुमति दिया जाता है और ट्रक चलते हैं और पूरा गांव के लोग काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसी ट्रक से उसी रास्ते से उनको भी जाना है, उसी रास्ते से एम्बुलेंस आना है, उसी रास्ते से राशन आना है, उसी रास्ते से दवाई आनी है। जब ये आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो कितना कष्ट होगा गांव में। तो ऐसा परमिशन ना दे, कम से कम इतना तो बख्श दे गांव वालों को। जी जी, बहुत दुखद स्थिति है। इसलिए मैं पर्यावरण की अधिकतर जन सुनवाई का मैं काफी विरोध करता हूं कि ना दो प्लांटों को स्वीकृति, ताकि जिससे हमारा गांव गंदा ना हो, हमारा गांव स्वच्छ रहे, लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी जी जी, आज अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा संवाद हुआ, आपसे बातें हुई। आपका हम निसंदेह हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं अंतिम में कोई ऐसी बात जो आप मीडिया के माध्यम से जन जन को बताना चाहते हैं, हमारे लोक सदन के माध्यम से, तो कृपया अवश्य बता दें। मैं सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे पत्रकार भाई हैं। पत्रकार सुरक्षित होंगे और वो कानून को लागू किया जाए। यदि पत्रकार सुरक्षित होंगे तो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि पत्रकार सुरक्षित होगा तभी लोक हित में अनेकों कार्य होंगे। लोगों को दवाइयां मिलेगी, दारू मिलेगा, दवा मिलेगा, राशन मिलेगा, दवाइयां मिलेगी, तमाम सुविधाएं। क्योंकि यदि इसमें प्रशासन कहीं भी कमी होता है तो चौथा स्तंभ भी उठाता है, तब जाके रोड, नाली, सड़क, जितनी समस्याएं सब दूर होगी। सबसे बड़ा काम है कि पत्रकार सुरक्षा दिया जाए, ताकि निर्भीक होकर पत्रकार किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी, किसी के भी खिलाफ आवाज उठा सके। तब देखिएगा हमारा छत्तीसगढ़ कितना सुखी होगा, क्योंकि पत्रकार यदि सुरक्षित है तो ही हमारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित है, मैं तो ये कहूंगा। जी जी जी, बस अंतिम एक सवाल हमारे जेहन में उठ रहा है। और आज गौतम अडानी का आगमन हुआ है कोरबा छत्तीसगढ़ में। आप अडानी जी को क्या संदेश देंगे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक नेता के नाते क्या संदेश देंगे छत्तीसगढ़ की आवाम को
गुणा पार्टी के एक नेता के कार्यकर्ता की हैसियत से। ये ठीक कहा आपने। हम गौतम अडानी को हम क्या संदेश देंगे, वो तो खुद ही संदेश फैला रहे हैं। हाँ, आवाम को जरूर बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ को इतना साफ सुथरा बनाए, इतना अच्छा बनाए आप लोग भी, और नियम कानून को जाने, आवाज उठाए किसी भी तरीके के, चाहे प्रदूषण का मामला हो, प्लांटों का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो, हर जगह आवाज उठाए। ना होता पुलिस का सहयोग ले, ना होता पत्रकारों का सहयोग ले, लेकिन आवाज जरूर उठाए, यही संदेश देना चाहता हूँ। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।